ऐसे अच्छी और मजेदार सास बहू की स्टोरीज देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बेशरम भाभी का गोरा चिट्टा देवर। मोहल्ले की एक बालकनी में एक खूबसूरत लड़की खड़ी है और दो लड़के नीचे बैठकर उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। यार मोहन, मैं प्रीति से कितनी मोहब्बत करता हूँ, पर वो मुझे घास ही नहीं डालती। तुमने आज तक उसे ये बात बताई कि तुम उसे पसंद करते हो? अरे नहीं यार, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती। यार तुम इतने गोरे चिट्टे हो, अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी तो हम जैसे लड़कों का क्या होगा? मुझे पक्का यकीन है कि वो तेरा प्रपोजल जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। एक ही मोहल्ले में रहकर तुमने उसे आज तक प्रपोज नहीं किया। विक्रम अपने दोस्त मोहन के साथ मोहल्ले में बैठकर ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी उसके बड़े भाई अजय ने उसे आवाज दी। विक्रम, जल्दी से घर आ जा, तेरी भाभी ने खाना बना दिया है। हाँ भैया, बस आया। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। इतना बोलकर विक्रम घर के अंदर चला गया। उसकी भाभी राधिका खाना बना कर लाई और तीनों बैठकर खाना खाने लगे। भाभी, मैं कितनी भी टेंशन में रहता हूँ, लेकिन आपके हाथ का खाना खा लेता हूँ तो मेरा सारा मूड फ्रेश हो जाता है। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। सिर्फ थैंक यू बोलकर ही छुटकारा पा लेना चाहते हो देवर जी? तो फिर मैं क्या करूँ भाभी? तुम्हारे भैया काम पर चले जाए, फिर बताती हूँ। ठीक है, मेरा नाश्ता हो गया है, मैं चला जाता हूँ। तुम दोनों देवर भाभी आपस में बात करो। इतना बोलकर अजय काम पर चला गया। इधर विक्रम भी खाना खा चुका था और राधिका सारे बर्तन उठाकर वहां से चली गई। सारा काम खत्म करने के बाद राधिका छोटे छोटे कपड़े पहनकर चुपके से विक्रम के कमरे में आई। क्या बात है भाभी, आप तो एकदम आज कयामत ढा रही हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। आप तो बिल्कुल कुंवारी लग रही हो। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है भाभी? अरे चलो यार, तुम्हारे जैसा गोरा चिट्टा देवर जब मेरे साथ मार्केट में चलेगा तब लोगों की मुझसे चलेगी। तुम्हारे भैया तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, कम से कम तुम ही मुझ पर ध्यान दे दो। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? भैया आपसे बहुत प्यार करते हैं। अरे यार, तुम तो तुरंत सीरियस हो जाते हो। मैं भी तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या मैं अपने देवर जी के साथ मजाक भी नहीं कर सकती? एक्चुअली मुझे ना शॉपिंग करने जाना है, चलोगे मेरे साथ? अच्छा तो ऐसा बोलिए ना, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। विक्रम तैयार होकर बाहर आया तो वो बिल्कुल हीरो लग रहा था। विक्रम ने अपनी बाइक के पीछे अपनी भाभी को बिठाया और वहां से चल दिया। बालकनी से मोहल्ले की लड़की प्रीति उन दोनों को देख रही थी। इसकी भाभी को तो देखो, कितनी बेशर्म है। लगता है अपने देवर को ही पटा लिया है इसने। प्रीति गुस्से में अपने घर के अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ राधिका और विक्रम शॉपिंग मॉल के अंदर पहुंच गए। राधिका अपने लिए शॉपिंग करने लगी। विक्रम, ये साड़ी कैसी लग रही है? मैं सोच रही हूँ कि होली वाले दिन मैं यही साड़ी पहनूंगी। तुम्हारे भैया को बहुत पसंद आएगी। भाभी, आपकी पसंद तो लाजवाब है। ले लीजिए साड़ी, और इसकी पेमेंट मैं करूंगा। आपने आज सुबह कहा था ना कि केवल थैंक यू बोलते हो। क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार निकले। शॉपिंग करने के बाद राधिका और विक्रम उस स्टोर से बाहर निकले। तभी राधिका की नजर प्रीति पर गई, जो कि अकेले ही मॉल में घूम रही थी। ये हमारे मोहल्ले की प्रीति यहाँ क्या कर रही है? शॉपिंग करने आई होगी, मुझे क्या मतलब। इतने में राधिका ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। चलो ना डार्लिंग, हम लोग मूवी देखते हैं। भाभी, लगता है आप आज कुछ ज्यादा ही मजाक के मूड में हो। चलिए चलते हैं मूवी देखने। विक्रम और राधिका एक दूसरे का हाथ पकड़कर मूवी देखने चले गए। प्रीति ने उन दोनों को देख लिया। ये दोनों तो अपनी सारी हदें पार कर रहे हैं। बेचारे अजय भैया को पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। खैर, थोड़ी देर बाद प्रीति वापस अपने घर आ गई। शाम को जब वो अपनी बालकनी में खड़ी थी, तभी उसने देखा कि विक्रम अपनी बाइक पर राधिका को बैठाकर लेकर आ रहा है और राधिका उसके साथ चिपक कर बैठी थी। भाभी तो बड़ी बेशर्म है, घर तक पहुंच गई,
फिर भी अपने गोरे चिट्टे देवर के साथ चिपक कर बैठी है। लगता है अभी भैया नहीं आए हैं, इसीलिए ऐसी बेशर्मी कर रही है। खैर, दोनों लोग घर के अंदर चले गए। अब ये रोज का काम हो गया था। जैसे ही अजय काम पर जाता, राधिका छोटे छोटे कपड़े पहनकर विक्रम के साथ कहीं ना कहीं घूमने निकल जाती थी। प्रीति हर रोज उन्हें देखा करती थी। फिर एक रोज प्रीति अजय के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। शाम को जैसे ही अजय बाहर निकला, वो प्रीति को देखकर हैरान हो गया। अरे प्रीति, तुम यहाँ मेरे ऑफिस के बाहर आज क्या कर रही हो? रास्ता भटक गई हो क्या? भैया जी, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। मैं आपको बताऊंगी नहीं, सीधा दिखाऊंगी, लेकिन अपना दिल मजबूत कर लेना। लेकिन ऐसी कौन सी बात है? आप मेरे साथ चलिए। अजय ने अपनी कार में प्रीति को बिठाया और उसके साथ जाने लगा। तभी प्रीति ने रास्ते में देखा कि एक गार्डन के अंदर राधिका और विक्रम एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। भैया भैया, गाड़ी रोको और वो सामने देखो, गार्डन के अंदर अपनी बीवी और अपने भाई की करतूत। विक्रम और राधिका को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलता देख अजय के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अजय ने गाड़ी रोकी और प्रीति के साथ गार्डन के अंदर पहुंच गया। राधिका, विक्रम, क्या हो रहा है ये सब? विक्रम, मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। अरे भैया, लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? भाभी ही मुझे लेकर आई थी यहाँ पर। वैसे आप इस लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम तो एक नंबर के धोखेबाज निकले विक्रम। तुम जब देखो तब मुझ पर लाइन मार करते थे, अपने दोस्तों से मेरे बारे में बातें किया करते थे और अपनी भाभी को ही पटा लिया। इतने में राधिका ने ताली बजाना शुरू कर दिया। चलो, मेरा काम हो गया। अजय, चलो हम लोग घर चलते हैं, इन दोनों के यहाँ वक्त बिताने दो। राधिका, पहले तुम मुझे ये समझाओ कि ये सब क्या है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। दरअसल मैं अक्सर देखा करती थी कि विक्रम बेचारा प्रीति को पसंद करता था, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाता था। लड़की होने के नाते प्रीति की आंखों में भी मुझे विक्रम के लिए प्यार नजर आने लगा था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बता ही नहीं रहे थे। इसीलिए मैं इस तरह के कपड़े पहनकर गर्लफ्रेंड की तरह विक्रम के साथ घूमने लगी, ताकि प्रीति को जलन हो और उसके दिल की बात जुबान तक आ जाए। और देखो, आज आ ही गई दिल की बात जुबान पर। इसका मतलब आप ये सब कुछ मुझे दिखाने के लिए कर रही थी? हाँ, और क्या। याद करो, मैं और विक्रम वहीं जाते हैं जहाँ पर तुम्हारा आना जाना होता है। यहीं बगल में तुम्हारी कोचिंग क्लासेस हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम शाम तक यहाँ जरूर आओगी। राधिका, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, दो प्यार करने वालों को मिला दिया। प्रीति, मैं कल ही तुम्हारे घर बात करके तुम्हें अपनी घर की बहू बना लेता हूँ। तो इस तरह अगले ही दिन अजय ने प्रीति के परिवार से बात कर ली और कुछ ही दिनों बाद विक्रम और प्रीति की शादी हो गई। अब चारों लोग उस घर में एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। आ जाओ गांव की भुक्कड़ लौंडो, आ गई तुम्हारी प्यारी भटूरे वाली। इतने में गांव के कुछ छिछोरे लड़के उसके ठेले के पास आ गए। हमें पता था कि तुम गांव में एंटर कर चुकी हो। जैसे ही तुम गांव में आती हो ना, हम सभी नौजवानों का दिल धड़कने लगता है। हाँ सालू, ये लौंडा बिल्कुल सही कह रहा है। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो तुमने कल से भी छोटी स्कर्ट पहनी हुई है। मेरी स्कर्ट ही देखते रहोगे या भटूरे भी खाओगे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं खाएंगे भटूरे। तुम्हारे भटूरे के बिना हमारी सुबह नहीं होती। शालू उन लोगों को भटूरे खिलाने लगी। तभी वहाँ से दो बुजुर्ग आदमी गुजरे, जो शालू को अजीब नजरों से देखने लगे। यार गजोदर, शालू की बेशर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अब क्या कर सकते हैं, इस बेशरम को इस गांव से तो भगा नहीं सकते। लड़की जात है, अगर हम इससे कुछ कहेंगे तो लोग हमें ही मारने लगेंगे। ऐसा ही कह रहे हो गजोधर। चलो, अब ये बेशरम आ ही गई है तो हम भी इसके भटूरे खा लेते हैं। भले ही गांव के कुछ लोग शालू की बुराइयां किया करते थे, उसे बेशरम कहा करते थे, लेकिन उसके भटूरे खाए बिना रह भी नहीं पाते थे। जितनी वो बेशरम थी, उतने ही अच्छे वो भटूरे भी बनाती थी। दोनों बुजुर्ग आदमी भी ठेले के पास पहुंच गए।
लाओ बिटिया, हमें भी छोले भटूरे खिला दो। लौंडो, अब तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करो। जब बड़े बुजुर्ग आ जाएं, तो उनका स्वागत हमें सबसे पहले करना चाहिए। शालू ने सबसे पहले गजोधर और मनोहर को छोले भटूरे दे दिए। उसके बाद लड़कों को भी। धीरे धीरे कुछ औरतें भी आ गईं। वो भी भटूरे खाने लगीं। भटूरे खाने के बाद दोनों बुजुर्गों ने पैसा दिया और वहाँ से जाने लगे। रास्ते में दोनों, ये लड़की एक नंबर की बेशर्म है, लेकिन बुजुर्गों से बात तो बड़ी प्यारी प्यारी करती है। अरे मनोहर, ये सब इन लोगों की चाल होती है। इसी तरह वो दिन बीत गया। अगले दिन शालू फिर से छोटे छोटे कपड़े और कानों में झुमके पहनकर गांव में आ गई। इस बार उस गांव में एक आदित्य नाम का नौजवान भी आ गया था। वो बस दूर से शालू को देखे ही जा रहा था। उसने देखा कि धीरे धीरे गांव के सारे लौंडे उसके पास इकट्ठा हो गए। शालू, अरे मेरे घर आज कोई नहीं है, क्या मेरे साथ चल के मेरे लिए छोले भटूरे बना दोगी? इस गांव के लड़के इस बेचारी लड़की को हवस की नजर से देख रहे हैं। साले एक नंबर के ठरकी, रात में मुझे अपने घर बुलाता है, और वो भी जब जब तेरे घर पर कोई नहीं है। इतने में वो लड़का भड़क गया। तू मुझे ठरकी बोल रही है? तू एक नंबर की ठरकी है। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर हमें आकर्षित करने चली आती है। हमने जब जरा सी लात टपका दी तो मिर्ची लग गई। चल निकल यहाँ से, आज के बाद दिखना मत। उस वक्त वो लड़का गुस्से में वहाँ से चला गया। शालू अच्छी तरह से समझती थी कि गांव के सभी लड़के उसे गलत नजरों से ही देखते हैं। इधर आदित्य दिन भर दूर से खड़ा होकर शालू को ही देखता रहा। जब शाम को शालू ठेला लेकर गांव से बाहर निकल गई, तब आदित्य उसके पास पहुंच गया। एक मिनट रुकिए जरा, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? अकेली लड़की देखी नहीं कि पीछे पीछे आ गए। पूरा का पूरा गांव ठरकी है, चल भाग यहाँ से। आदित्य बिना कुछ बोले वहीं रुक गया और शालू वहाँ से चली गई। उसके बाद आदित्य ने सोचा, इसकी वेशभूषा देखकर तो कोई यही कहेगा कि ये बहुत बेशर्म लड़की है, लेकिन इसकी आंखें देखकर लगता है कि ये बहुत मजबूर है। इसने बाकी लड़कों जैसा मुझे भी समझ लिया। मुझे इसका पीछा करना होगा। आदित्य चुपके चुपके शालू का पीछा करने लगा। शालू का घर उस गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। शालू पैदल ही अपने घर तक पहुंची। उसकी एक कच्ची झोपड़ी थी। उसने ठेला बाहर खड़ा किया और घर के अंदर चली गई। आदित्य भी वहां पहुंच गया। इस बेचारी का घर देखकर तो यही लगता है कि ये बहुत गरीब है। अब मैं इसके घर तो जा नहीं सकता, पर किसी तरह देखने की कोशिश करता हूँ। आदित्य भागकर झोपड़ी के पास गया तो देखा झोपड़ी में एक छोटा सा छेद था। उस छेद से ही आदित्य अंदर की तरफ देखने लगा। अंदर उसने देखा शालू ने अब सलवार सूट पहन रखा था। वहीं पर उसकी बीमार बूढ़ी माँ लेटी हुई थी। शालू उसके लिए पानी और दवाइयाँ लेकर आई। ये लो माँ, दवाई खा लो। बिटिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अब बचने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, जो कि तेरे पास नहीं है। तो फालतू की मेहनत मत कर बिटिया रानी। माँ, ये सब कहकर आप मुझे कमजोर नहीं कर सकती। मैं अंदर से बहुत मजबूत हूँ और देखना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोलकर शालू ने अपनी माँ को दवाई खिलाई। उसके बाद तुरंत वहाँ से भागकर झोपड़ी के बाहर आई और रोने लगी। आदित्य तुरंत वहाँ से भागकर किसी पेड़ के पीछे छुप गया। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, किसी के साथ कभी गलत नहीं करती, फिर भी आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया? इस बेचारी का तो इसकी माँ के अलावा और कोई नहीं है। आदित्य उसी वक्त वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह ही वो शालू के घर एम्बुलेंस लेकर आ गया। आवाज सुनकर शालू बाहर आ गई। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए? डॉक्टर ने बिना कुछ बोले एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। पीछे से 2 वार्ड बॉय और 2 नर्स बाहर निकले और झोपड़ी के अंदर जाकर उसकी माँ को उठाकर सीधा एम्बुलेंस के अंदर ले गए। अरे क्या है ये सब? मेरी माँ को कहाँ ले जा रहे हो आप लोग? देखिए, अगर इनका अभी ऑपरेशन नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है।
शालू बिटिया, ये लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तू भी मेरे साथ चल। आप भी एम्बुलेंस में बैठ जाइए अपनी माँ के साथ। एक बार तुम्हारी माँ ठीक हो जाए फिर सब कुछ बता दूंगा, फिर सब कुछ बता। अब शालू के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी एम्बुलेंस में बैठ गई और सीधा अस्पताल पहुंच गई। आदित्य भी एम्बुलेंस की आगे वाली सीट पर बैठा था। डॉक्टर साहब ने उसी दिन शालू की माँ का ऑपरेशन किया और शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो गईं। मिस्टर आदित्य, इनकी माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। 2 दिन अभी इन्हें और एडमिट रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। वहीं पर शालू भी खड़ी थी। शालू एक तरफ खुश भी थी और इस बात की हैरानी भी थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। देखिए, आप जो भी है मुझे नहीं पता। मैंने आपको उस दिन इतना भला बुरा कहा, फिर भी आपने मेरी माँ का इलाज कराया। अभी मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकती। मैंने हॉस्पिटल की पूरी फीस जमा कर दी है। यहाँ पर तुम दोनों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी। 2 दिन तक अपनी माँ के साथ ही रहना। इतना बोलकर आदित्य वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद शालू अपनी माँ को लेकर घर वापस आ गई। अब उसकी माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी, लेकिन उस दिन के बाद आदित्य शालू को कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बेटा, वो फरिश्ता कौन था जिसने हमारी इतनी मदद की? पता नहीं माँ, वो कौन था? उस दिन के बाद मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिया। बेटा, जब वो एक अनजान होकर हमारा घर ढूंढ सकता है, तो तेरा भी फर्ज बनता है कि तू उसका पता लगा और उसका धन्यवाद अदा कर। शालू उसी वक्त हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से मिली। डॉक्टर साहब, वो लड़का कौन था जिसने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे दिए थे? देखिए, उन्होंने अपना नाम पता सब कुछ बताने से मना किया है। आई एम सॉरी। शालू ने आदित्य के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन वो फिर से उसी गांव में छोटे छोटे कपड़े पहनकर भटूरे बेचने चली गई। गांव पहुंचते ही वही लड़का बहुत सारे लड़कों और अपने बाप को लेकर शालू के पास पहुंचा। उस लड़के का बाप गांव का प्रधान था। प्रधान के आदमियों ने शालू का ठेला वहीं पलट दिया। तूने उस दिन मेरे बेटे की पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जती की थी ना। खुद तो छोटे छोटे कपड़े पहनकर पूरे गांव में बेशर्मी करती है और मेरे बेटे को ही उल्टा सीधा बोलती है। आपने मेरी रोजी रोटी बर्बाद कर दी। आपका बेटा मुझे आधी रात को अपने घर बुला रहा था, उसको समझाइए। प्रधान को उसकी बात पर गुस्सा आ गया। वो शालू को मारने जा ही रहा था कि तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि आदित्य था। आदित्य ने प्रधान, उसके आदमियों और उसके बेटे को खूब मारा। ये तो साउथ के हीरो जैसा मार रहा है। मार बेटा, इन लोगों को मार। सबको धोने के बाद आदित्य ने अपनी कार में शालू को बिठाया और वहाँ से निकल गया। तुम इतने छोटे कपड़े पहनकर भटूरे क्यों बेचती हो? मेरी माँ का इलाज कराना था और मेरे अलावा कोई कमाने वाला भी नहीं है। यही सोचकर मैंने भटूरे का काम शुरू किया था, लेकिन लोग मेरे ठेले के पास आते ही नहीं थे। पैसों की जरूरत मुझे बहुत थी माँ के इलाज के लिए, इसलिए मैंने छोटे छोटे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उसी दिन से लोग मेरे भटूरे खाने आने लगे। समझ सकता हूँ कि ये सब तुमने मजबूरी में किया। मेरा नाम इंस्पेक्टर आदित्य है। अगर तुमको मैं ठीक लगता हूँ तो मुझसे शादी करोगी? अचानक ये सुनकर शालू हैरान हो गई। घर पहुंचकर आदित्य ने शालू की माँ से उसका हाथ मांग लिया और दोनों की शादी हो गई। अब आदित्य, शालू और उसकी माँ एक साथ आदित्य के बंगले में रहने लगे।